हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश सिंह, और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ें, आप उतनी ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में आने लगेगी। तो कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, सरफेस क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस पर जो भी एक्टिविटी होती है उसका स्टडी हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे एडजॉर्प्शन है, उसके अलावा कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। तो अगर हम बात करें, दो तरह की चीज़ें हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे जो भी अटैचमेंट होती है वो एडजॉर्प्शन के थ्रू होती है। ठीक है, तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। तो जब यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है तो अब अभी पहले हम ये समझ लें कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस पर आकर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर सरफेस पर आकर अटैच हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब एडजॉर्प्शन होता क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लें कि यहाँ पे सपोज कि अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो वाटर है तो इसमें क्या है कि जो अंदर डेप्थ वाला पार्टिकल है उस पर हर डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। बट जो सरफेस पे पार्टिकल है उस पर क्या हो रहा है, अनइक्वल फोर्स लग रहा है। तो वो अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए किसी पार्टिकल को अपनी सरफेस पर अटैच कर देता है ताकि फोर्स क्या हो जाए, वहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो एडजॉर्प्शन का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, टू बैलेंस द फोर्स, अपने सरफेस के फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। अब एडजॉर्प्शन क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस। सरफेस पर अटैच करना, उनको रिटेन करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब देखिए, जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या हो रहा है, सरफेस पे कोई पार्टिकल आकर अटैच हो रहा है। तो जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें सरफेस की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर अटैच होने का प्रोसेस एडजॉर्प्शन होता है कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस की सरफेस पे कोई पार्टिकल आकर अटैच हुआ, राइट। तो यहाँ पर अटैचमेंट का जो प्रोसेस है, अटैच हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अटैचमेंट का प्रोसेस क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। अब अगर हमें यहाँ पे पार्टिकल को डिटैच करना है तो यहाँ पे पार्टिकल को इधर से दूर लेके जाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। तो अटैचमेंट का प्रोसेस एडजॉर्प्शन है और डिटैचमेंट का प्रोसेस क्या है, डिसॉर्प्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें हैं कि एक तो जिस सब्सटेंस की सरफेस पे पार्टिकल आकर अटैच हो रहा है और जो पार्टिकल आकर अटैच हो रहा है। तो दो यहाँ पे सब्सटेंस की हम बात करेंगे, एक को बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट और एक को बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट। अब इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे माने कि एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जिसके अंदर डिजोल्व होता है और सॉल्यूट जो डिजोल्व होता है। तो एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर अटैचमेंट होता है और एडजॉर्बेट जो आकर अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख लें, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट क्या होते हैं, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर। तो जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, और जो आकर अटैच हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं, चारकोल, सिलिका जेल, एल्युमिना जेल, गुड एडजॉर्बेंट, इनकी सरफेस पर अच्छा अटैचमेंट होता है। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा चारकोल वाला कि यहाँ पे कौन सा पॉन्ड्स ब्लैक वाला आता है जो जिसके अंदर चारकोल होता है, आप फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस क्लीन हो जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, एडजॉर्प्शन का लॉजिक है कि जब आप यहाँ पे उसको फेस वॉश को अपने फेस पे लगाते हैं तो क्या होता है, चारकोल आपके फेस से डस्ट को एब्जॉर्ब कर देता है और उसको क्लीन कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे कि कोलोइड्स एन अकाउंट ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अच्छे एडजॉर्बेंट कैसे बनते हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे
एब्जॉर्प्शन क्या है कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है उसमें तो क्या है, पार्टिकल केवल सरफेस पर आकर अटैच हो रहा है, तो सरफेस पे जो अटैचमेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टोन को वाटर में डाला तो वाटर क्या हुआ, स्टोन की सरफेस पर आकर अटैच हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब अगर आप वाटर के अंदर सपोज कॉटन को डाल दीजिए, वाटर के अंदर हमने क्या किया, कॉटन डाल दिया, तो कॉटन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, तो वाटर उसकी सरफेस पे भी होगा और डेप्थ में भी चला जाएगा। तो जो बल्क फिनोमिना एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है, अब एक वर्ड और आपको मिलेगा, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, अगर एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। अब इसका एग्जांपल क्या है, कहाँ पर होता है कि जब हम यहाँ पे सपोज कपड़े का डाई करते हैं, कपड़े को डाई करते हैं तो डाई उसकी सरफेस पे भी रहता है और उसके डेप्थ में भी चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। दोनों प्रोसेस एक साथ होता है तो उसे क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। तो व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो एग्जाम्पल गिवन है, डाई गेट एब्जॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब ऑन द कॉटन फाइबर। ठीक है, डिफरेंस देख लें, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली जो पार्टिकल है जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये केवल सरफेस पर होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केवल सरफेस फिनोमिना होता है। एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी सिमिलर होती है सरफेस पे और बॉडी के अंदर, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केवल सरफेस पर। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होता है, ये इनिशियली बहुत यहाँ पे इनिशियल में रैपिडली होता है, बाद में धीरे धीरे होता है। रैपिडली क्यों होगा, क्योंकि इनिशियली सरफेस क्या है, पूरी खाली होती है, तो अटैचमेंट के लिए कंपटीशन होता है, तो पार्टिकल फास्टली अटैच होते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ही सरफेस फिल होती जाती है तो अटैचमेंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हमने बात की कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल का सरफेस पर आकर, जो अटैचमेंट है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच कैसा होगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में, नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की सरफेस पर कोई भी, सपोज ये सॉलिड है, सॉलिड की सरफेस पर कोई भी गैस पार्टिकल आकर अटैच हुआ, तो पार्टिकल का जब अटैचमेंट होगा तो ये गैस पार्टिकल जब आकर अटैच हो गया तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। जो तो जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें गिब्स रिलेशन के अकॉर्डिंग, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आपको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रखना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हमें डेल्टा एच का साइन पता है, डेल्टा एच का साइन कैसा है, नेगेटिव है। डेल्टा एस का साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रखना है तो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा है तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी जीरो। तो ये कब होगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो अटैचमेंट का प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो इनिशियली क्या होगा, जो हीट होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी इनिशियली जो सॉलिड जिस पे यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है उसकी सरफेस पूरी खाली है। तो जैसे जैसे अटैचमेंट होता जाएगा तो सरफेस क्या होती जाएगी, कवर होती जाएगी। सरफेस कवर होती जाएगी तो विथ टाइम एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो हीट रिलीज हो रही होगी वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हीट रिलीज कम हो रही है तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी जीरो में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है तो ये, अगर डेल्टा जी नेगेटिव रखना है तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन किसके बेसिस पर है, बॉन्ड
स्ट्रेंथ के बेसिस पर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन कब बोलते हैं, जब बॉन्ड कैसा हो, यहाँ पे वीक बॉन्ड और वंडरबल फोर्सेस जब होते हैं बनते हैं तो उसे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और जब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर तो जो फिजिकल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, राइट। तो अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो एड्सॉर्प्शन कैसा है, रिवर्सिबल होगा, बॉन्ड को आप ब्रेक करके उसको हटा भी सकते हैं। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, वहाँ पर इरिवर्सिबल नेचर का होगा, वहाँ पे बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देख लें नेचर ऑफ, यहाँ पे क्या डिफरेंस है फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नेचर कैसा होता है, यहाँ पे बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, वीक होगा, केमिकल में कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब एंथैल्पी कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कि जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो एंथैल्पी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाई होती है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी की बात करें, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड वीक बन रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, तो वहाँ पे वो रिवर्सिबल नेचर का होगा, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर एट विच एड्सॉर्प्शन मोर प्रोड्यूस। यहाँ पे जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे होता है, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। रीज़न क्या होगा, यहाँ पे जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है एक तरीके से, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए वहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो अगर अटैचमेंट का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डिटैचमेंट का प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी वाला यहाँ पर रोल होता है फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन में, बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी वाला रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लें। ग्राफ क्या होता है, x/m। x/m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब amount of adsorbate upon amount of mass of amount of adsorbate upon amount of adsorbent, यानी कितने ग्राम पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पर कितना ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट अटैच हो रहा है। तो x/m टेम्परेचर के साथ तो हमने क्या बोला कि जो डिटैचमेंट प्रोसेस है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन का रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर बाद में जरूर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कंपिटिटिव एड्सॉर्प्शन की। कंपिटिटिव एड्सॉर्प्शन मीन्स यहाँ पर कि अगर दो डिफरेंट गैस एक सेम सब्सटेंस पर आकर अटैच हो रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। कब कंपटीशन होगा, जब एक गैस का अटैचमेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, राइट। तो अगर एक गैस ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो रही है तो वो क्या करेगी, दूसरे को रिप्लेस कर सकती है। व्हेन एन एड्सॉर्बेंट इज इन कॉन्टैक्ट विद मोर देन वन स्पीशीज यानी एड्सॉर्बेट, there will be competition among them to get adsorbed on the surface of adsorbent. If one is more strongly adsorbed, get deposited first in preference to other. तो अगर दो गैस है तो उसमें से पहले कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, जिसका अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस affected by following factor. First, nature of gas, कि गैस कैसी है, easily liquefiable gas such as HCl, ammonia, क्लोरीन आर एब्जॉर्ब मोर देन द परमानेंट गैस। तो जो इजीली लिक्विफिएबल होगी यानी जिनका लिक्विफिकेशन इजी है, किनका लिक्विफिकेशन इजी होता है, जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। तो जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे उनका लिक्विफिकेशन भी इजी होता है और उनका अटैचमेंट यानी एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टीसी क्या होता है, 8/27
RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? ए पर। ए क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्टिव फोर्स को या अट्रैक्टिव टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, और जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। सीधा सीधा एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? इजी ऑफ लिक्विफिकेशन या अट्रैक्टिव टेंडेंसी पर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट गैस दे रखी है, H2, CH4, CO2 और SO3। तो इनमें सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन किसका होगा? सॉरी, SO2 का होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेटेड एड्जॉर्बेंट। अब जितना फाइन पार्टिकल होगा, अगर सपोज आप चारकोल की बात करें, चारकोल को जितना फाइन पार्टिकल में आप ब्रेक कर देंगे उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे इफेक्ट क्या होता है? ये मेनली हम किसके लिए बात करें? गैस के लिए। तो अगर किसी सब्सटेंस पर, किसी सपोज कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है? एड्जॉर्प्शन करना है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस का एक्यूमुलेशन इसके चारों तरफ होता जाएगा। ठीक है। तो गैस का एक्यूमुलेशन इसके चारों तरफ हो जाएगा तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बट लेकिन कि अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर गैस का यहाँ पे जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो एक बार जब जैसे ही लेयर कवर हो जाएगी, यहाँ पे ये सबस्टेंस जैसे ही एक बार कवर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? जो फ्री सरफेस होगी एड्जॉर्बेंट की, वो क्या होगी? अवेलेबल नहीं होगी अटैचमेंट के लिए। तो इनिशियली क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एड्जॉर्प्शन में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एड्जॉर्बेंट की लेयर, यहाँ पर एड्जॉर्बेंट की सरफेस कवर हो चुकी है। फर्दर प्रेशर का इंक्रीमेंट कोई फ़ायदा आपको देगा नहीं। तो अगर आप x/m यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसका ग्राफ यहाँ पे आप प्रेशर के साथ ड्रॉ करें तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? इनिशियली क्या होता है? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ती है, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। प्रेशर बढ़ाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब होती है वो प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब n यहाँ पे डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। लो प्रेशर में डिफरेंट रहेगा, इंटरमीडिएट प्रेशर में डिफरेंट रहेगा, और हाई प्रेशर पे डिफरेंट रहेगा। जब आप लो प्रेशर की बात करते हैं तो लो प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब क्या होती है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी प्रेशर पर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी? बढ़ती जाएगी, एड्जॉर्ब होती जाएगी, राइट। लो प्रेशर पे ये है। और हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी प्रेशर को बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन होने वाला नहीं है। यानी हाई प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रही है वो प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होती है। और इंटरमीडिएट रेंज में जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रही है वो क्या होती है? प्रेशर की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप लो प्रेशर की बात करेंगे तो लो प्रेशर पे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? x/m क्या है? x/m इज प्रोपोर्शनल टू p/1/n। सो x/m प्रोपोर्शनल साइन हटा दें, यहाँ पे कांस्टेंट है k, p/1/n। तो लो प्रेशर पर x/m क्या है? p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 1/n का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/n का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर लो प्रेशर पर। यानी लो प्रेशर पर n का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। हाई प्रेशर पर x/m क्या है? प्रेशर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल, k p/0 मीन्स किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो x/m का वैल्यू कितना है यहाँ पर? k के बराबर। तो यहाँ पे 1/n में n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 1/n का वैल्यू 0 है तो n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। और इंटरमीडिएट रेंज में x/m क्या होगा? k p/1/n के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होता है? यहाँ पे k p/1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं कि पहली बात तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है यहाँ पर? क्या है? x/m इक्वल टू k p/1/n। ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए x क्या है और m क्या है। x क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो x क्या है? एड्जॉर्बेंट के लिए अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, और m क्या है?
एड्सॉर्बेंट के लिए, राइट। तो कितना ग्राम ऑफ गैस यहाँ पे पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो रहा है। पी क्या होगा प्रेशर, के क्या होगा कांस्टेंट। अब यहाँ से जो ग्राफ बनते हैं क्या क्या बनते हैं कि अगर हम यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लें तो log x अपॉन m किसके बराबर होगा, log k प्लस 1 अपॉन n log p। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी log x अपॉन m एंड log p के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। यहाँ पे ये क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा और ये क्या होगा इंटरसेप्ट। तो ये क्या होगा, ये log c होगा और ये स्लोप क्या होगा 1 अपॉन n के बराबर होगा। तो यहाँ पे log x बाई m का वैल्यू आपको गिवन रहता है, log p का वैल्यू गिवन होता है और n का वैल्यू पूछ लिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर बनते। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए इस पर हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये भी देख लें कि हमने क्या किया, लो प्रेशर पे क्या है x अपॉन m क्या है कि पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 अपॉन n का वैल्यू क्या है 1 के बराबर। हाई प्रेशर पे क्या है x अपॉन m क्या है कि p पावर 0 के बराबर। तो यहाँ पर 1 अपॉन n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 1 से 0 तक रेंज कर रहा है। तो 1 अपॉन n का वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, राइट। तो ये रेंज भी आप बिल्कुल याद रखें, इस रेंज में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर n का वैल्यू भी देख सकते हैं। n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, जब यहाँ पे 1 अपॉन n 1 के बराबर है तो n का वैल्यू क्या है 1 के बराबर, और 1 अपॉन n इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट के बराबर। तो n का वैल्यू क्या होगा या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा या इनफाइनाइट के बराबर या इनफाइनाइट से छोटा। इस रेंज में यहाँ पर n का वैल्यू वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बेसिस पर गिवन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ गैस वुड बी एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट 8 atm। प्रेशर आपको कितना गिवन है, प्रेशर गिवन है आपको 8 atm बाय एज्यूमिंग फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। के का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 10⁻² और n का वैल्यू आपको 3 दे रखा है। तो पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ गैस, यानी x के बारे में पूछा गया है पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो m का वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो x अपॉन 1 इक्वल टू के का वैल्यू 10⁻² इंटू पी का वैल्यू कितना दे रखा है 8 और n का वैल्यू 3 दे रखा है तो 1/3, राइट। तो ये कितना होगा 2 × 10⁻² ग्राम आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन है, गिवन है when a graph is plotted between log x upon m and log p it is straight line with an angle of 45 डिग्री, ठीक है। तो log x और log p के बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो रिलेशन क्या है x अपॉन m इक्वल टू k p पावर 1 अपॉन n। सो log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p, ठीक है, विद एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 0.3010। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये इंटरसेप्ट होगा। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू 0.3010, यानी log k का वैल्यू कितना है 0.3010। इफ इनिशियल प्रेशर 0.3 तो प्रेशर आपको कितना दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 0.3। व्हाट इज विल बी द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। अब यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो ये एंगल क्या है थीटा कितना है 45 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा कितना है 1045 कितना है 1 के बराबर, यानी 1045 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा 1 अपॉन n। तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे log k का वैल्यू कितना गिवन है 0.3010। तो k का वैल्यू कितना हुआ होगा 2 हुआ होगा, राइट। तो यहाँ से k का वैल्यू मिला। सो x अपॉन m इक्वल टू k p पावर 1 अपॉन n। आपको पता है k का वैल्यू यहाँ पर पता है, आपको p का वैल्यू पता है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो m का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है। तो x अपॉन 1 इक्वल टू k का वैल्यू 2, p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.3, n का वैल्यू कितना है 1। तो ये कितना होगा x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 0.6 ग्राम। तो 0.6 ग्राम 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पर यहाँ पर आकर अटैच हो रहा होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आप जानते हैं, थोड़ा सा आप पढ़िएगा। क्या होती है, गैस मास्क में यहाँ पे जो माइनर्स होते हैं, माइंस में काम करते हैं, उनको गैस मास्क दिए जाते हैं। ऐसे वैसे नहीं है जो कोरोना में लगाते हैं, ये थोड़े से एडवांस मास्क होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, चारकोल फिल होता है। वो क्या करता है, हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब कर देता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर उनको हार्म ना पहुँचा दे। ठीक है, नेक्स्ट डाइंग में भी एब्जॉर्प्शन का है। ह्यूमिडाइजर आपने देखा होगा, कुछ भी हम नई बोतल लेके आते हैं या कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे एक छोटा सा पैकेट रखा होता है जिसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका होता है CaCO3, सिलिका होता है वहाँ पर CaCl2, राइट। तो वो क्या करता है, डीह्यूमिडाइजर, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस अभी हम ये आगे देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, ये बहुत सारे यूज़ हैं जो यहाँ पर हम इसमें एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन जिसमें यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होता है, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रिएक्शन में यहाँ पर वो यूज़ में नहीं आता है, बट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। उसका रीज़न क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या होता है, सबस्टेंस विच अल्टर द केमिकल रिएक्शन रेट एंड देमसेल्स रिमेन अनचेंज। केमिकली वहाँ पे अनचेंज नहीं होता, ना तो केमिकली ना क्वांटिटेटिवली, वो दोनों तरीके से अनचेंज रहता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दे रखा है कि KClO3 को अगर हम वहाँ पे हीट कर दें तो KCl और O2 बनता है, बट वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है, ऑक्सीजन बहुत कम प्रोड्यूस होती है। बट MnO2 की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट प्रोड्यूस होती है। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो जिस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है उसे हम होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस यहाँ पर वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो होमोजेनस कैटालिसिस हम कब बोलते हैं, जब यहाँ पे कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट के सिमिलर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस। और अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस। तो एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल आपको याद रखने होंगे कि SO2 और O2 की रिएक्शन दोनों गैसीय स्टेट में है, NO के साथ करवाते हैं, NO की प्रेजेंस में करवाते हैं। NO क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, राइट। तो जब आप NO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, SO3 गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो क्या है, होमोजेनस कैटालिसिस है। ठीक है, क्योंकि तीनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सिमिलर है। एसिडिक यहाँ पे ईस्टर का हम HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस भी एसिटिक, यहाँ पे शायद अल्कोहल भी बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है होमोजेनस कैटालिसिस है, क्योंकि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का कैटालिस्ट का सिमिलर है। ठीक है, हेटेरोजेनस क्या हो गया, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। एग्जांपल देख लें, SO2 और O2 की रिएक्शन से, SO2 और O2 की रिएक्शन करवा रहे से हम SO3 बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, तो ये क्या होगा, हेटेरोजेनस कैटालिसिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटालिसिस, चार तरह के कैटालिसिस की हम बात करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो एंड इंड्यूस। पॉजिटिव जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, नेगेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस ऐसी रिएक्शन जो इनिशियली स्लो रेट से चलती है, बट उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वही उस रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव एज कैटालिस्ट फॉर दैट रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। तो यहाँ पे ईस्टर का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड का जो H+ है वो इस रिएक्शन को फर्दर कैटालाइज कर देता है। तो इंड्यूस कैटालिस्ट की बात करें, इंड्यूस कैटालिस्ट क्या होगा, ऐसे कैटालिस्ट या हम ऐसा बोलते हैं कि दो रिएक्शन अगर हम सेपरेट करा रहे हैं तो स्लोली हो रही है, अगर उन दोनों रिएक्शन को आप एक साथ करा दें तो वो क्या होगी, फास्ट होगी, यानी एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज करती है। तो एग्जांपल गिवन है, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे सोडियम आर्सेनेट की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम Na2SO4, राइट। अभी यहाँ पे अगर ये अकेला सोडियम आर्सेनेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, बट यहाँ पे सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनेट अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएं एक साथ तो ये रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस कैटालिसिस। नेक्स्ट प्रमोटर और एक्टिवेटर की भी हम बात करेंगे कि प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम प्रमोटर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली याद रखने होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें कि जब हम यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस में N2 और H2 की रिएक्शन से NH3 बनाते हैं तो वहाँ पे आयरन तो कैटालिस्ट की तरह यूज़ में होता है और जो मोलिब्डेनम है वो प्रमोटर की तरह यूज़ में होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। वैसे ही यहाँ पे जब यहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहाँ पे निकल एज अ कैटालिस्ट होता है और कॉपर एज अ प्रमोटर होता है। ठीक है,
पॉइजन की बात करें, एंटी कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा, राइट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो खुद रिएक्शन की रेट को कम कर रहा है। बट यहाँ पे कैटलिस्ट का पॉइजन की बात करें तो पॉइजन क्या होगा, कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज में लेते हैं वो तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए यूज में लेते हैं, बट अगर आपको प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लेके रोकना है तो उसे हम क्या वहाँ पे पॉइजन के थ्रू वहाँ पे उसको रिएक्शन को थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं। तो दे रखा है N2 और H2 की रिएक्शन से आयरन और CO, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज में ले रहे हैं, यहाँ पे जो H2S है वो एज अ पॉइजन है, ठीक है। SO2 और O2 की रिएक्शन से जो SO3 बन रहा है वहाँ पर जो पॉइजन है वो आर्सेनेट सल्फाइड है। वैसे ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन, तो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन से यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइजन यूज में लेते हैं, बेरियम सल्फेट, जो इस रिएक्शन को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। इजी पॉइंट है ये, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि क्या क्या पॉइंट है। एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्ट नहीं करता है इनिशियली जितना देंगे, या जो कैटलिस्ट इनिशियली डालते हैं रिएक्शन के लास्ट में आपको वैसा का वैसा ही मिल जाता है। कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता है, तो जितना मास इनिशियली डालेंगे उतना मास आपको मिल जाएगा। फिजिकल स्टेट वेरी हो सकती है। A catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction. However, physical state change हो सकती है। Example दे रखा है, granular MnO2 during decomposition of KClO3 left as powder, पाउडर की फॉर्म में चला जाता है। हाईली एफिशिएंट, बहुत स्मॉल अमाउंट कैटलिस्ट यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को इंड्यूस करता है रिएक्शन में। फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एफिशिएंट फॉर द रिएक्शन बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज एंड मोर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जितना फाइन पार्टिकल होगा कैटलिस्ट का उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कैटलिस्ट रिएक्शन के को इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। बट कुछ रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस के बिना वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। A catalyst cannot initiate the reaction, but sometimes the activation energy is so large that particularly a reaction may not start until a catalyst lower the activation energy sufficiently. Example दे रखा है, hydrogen and oxygen do not react at room temperature, but reaction occur very rapidly in presence of platinum black. तो अगर H2 और O2 का platinum black की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। हाईली स्पेसिफिक, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। एक कैटलिस्ट को आप किसी भी रिएक्शन में यूज में नहीं ले सकते। यस, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैटलिस्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करता है। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा होगा, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करता है। आप कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम से पहले डालिए, इक्विलिब्रियम के बाद डालिए। इक्विलिब्रियम ये केवल क्या करता है, इक्विलिब्रियम में जो टाइम अचीव होता है उसको कम करता है, बाकी स्टेट में कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। स्टेट मीन्स वहाँ पर अगर आप इन एब्सेंस, सपोज मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ए और बी की रिएक्शन से यहाँ पर सी बन रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज मैं ले लूँ 298 केल्विन, तो यहाँ पे अगर इसका एक्स मोलर, इसका वाई मोलर और इसका जेड मोलर है इक्विलिब्रियम पर, तो जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो भी आपको यही कंसंट्रेशन मिलेगी सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये यहाँ पर एक तरीके से बोर्ड लेवल का टॉपिक है जो बोर्ड में पूछा जाता है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है। फिर भी बिल्कुल सिंपल थ्योरी होती है कि यहाँ पे सपोज हमने एक कैटलिस्ट लिया तो पहले रिएक्टेंट क्या होता है, कैटलिस्ट की तरफ डिफ्यूज होता है, कैटलिस्ट पर एड्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया, सॉरी यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके डिफ्यूज हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH2 ये रिएक्टेंट है वो क्या होगा, इसकी तरफ डिफ्यूज होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये कैटलिस्ट का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर यहाँ से अवे हो जाता है, बाहर दूर चला जाता है। तो यही डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट on the catalyst surface, diffusion of the reaction product from the catalyst surface of और डिसऑप्शन। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट है, हालांकि ये हमारे नीट लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि प्रोसेस क्या है, वहाँ पे कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज़ में आ रहा है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए सिंपल अगर हम बात करें, एक सॉल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है,
उसके अंदर हम जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें पता है इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, कौन कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड इज कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। अब यहाँ पे जो 3 सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया गया है वो किसके बेसिस पर? पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल साइज की, सॉल्यूट के पार्टिकल साइज की बात करें तो वो 1/2000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है उसका जो साइज होता है वो 1/1000 नैनोमीटर की रेंज का रहता है। अगर यहाँ पे पार्टिकल साइज अगर छोटी है, 1 नैनोमीटर से छोटी है तो ट्रू सॉल्यूशन में आ जाएगा, और अगर पार्टिकल साइज यहाँ पर बड़ी है 1000 नैनोमीटर से तो वो सस्पेंशन के अंदर आ जाता है। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पर आप यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को सेपरेट करते हैं। अब हम यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जिस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। राइट, तो बात करें यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल स्टेट क्या है? अ सब्सटेंस सेड टू बी कोलोइडल स्टेट when the size of particle of dispersed phase is greater than the particle of true solution less than the suspension। तो किस रेंज में होना चाहिए? 1/1000 नैनोमीटर में होना चाहिए। नैनोमीटर को आपको सेंटीमीटर या मीटर या पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके बेसिस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में 2 फेज होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनस होता है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट फेज होती है। अगर कोई डिफरेंट फेज नहीं होगी तो होमोजेनस बोलेंगे, डिफरेंट फेज होगी तो हेटेरोजेनस बोलेंगे। तो 2 फेज होगी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज एज अ सॉल्यूट। तो द फेज विच इज डिस्पर्स मीन्स घुला हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? अ मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड, यानी सॉल्वेंट के लिए बात की जा रही है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस फेज और आउटर फेज और एक्सटर्नल फेज। एग्जाम्पल दे रखा है गोल्ड सॉल्ट में गोल्ड डिस्पर्स फेज होता है और वाटर क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंट पॉइंट्स क्या है कि ये हेटेरोजेनस होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनस होता है, उसमें 2 डिफरेंट फेज होती है, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। पार्टिकल साइज क्या होगी? 1/1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट बेसिस पर कि यहाँ पे क्या क्या है बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बेसिस पर हम यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन किस तरह का है, और यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर और टाइप्स ऑफ सॉलिड के बेसिस पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या है? एज अ सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किस मीडियम के अंदर डिजोल्व है? लिक्विड के अंदर है, गैस के अंदर है या सॉलिड के अंदर है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप से यहाँ पे इसको कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं। तो अगर सॉलिड में डिजोल्व है, एक तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सॉलिड में घुला हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। ये एग्जांपल आपने 9th-10th में भी पढ़े हुए हैं। तो अगर सॉलिड में डिजोल्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्व। तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? जो भी जेम स्टोन्स होते हैं, राइट, जो भी कलर्ड स्टोन होते हैं वो क्या होता है? सॉलिड सॉल्व का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, सॉलिड अगर लिक्विड में डिजोल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली सॉल्व वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है, पेंट्स, सेल फ्लूइड, ये क्या है? सॉल्व है। नेक्स्ट, सॉलिड अगर गैस में डिजोल्व है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। स्मोक, डस्ट इसका एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप बिल्कुल याद रखें, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन से बनते हैं, राइट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन वाला टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनते हैं। नेक्स्ट,
अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेल। एग्जांपल चीज़ बहुत खाते होंगे आप, बटर, जेलीज। लिक्विड में तो उसे हम बोलते हैं इमल्शन। लास्ट टॉपिक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मिल्क इमल्शन होता है, यानी लिक्विड का यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। हेयर क्रीम में भी एक इमल्शन है। लिक्विड अगर गैस में डिजोल्व है तो इसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, लिक्विड एरोसोल होते हैं। गैस अगर सॉलिड में डिजोल्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्ट, प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर, ये सब क्या है यहाँ पे सॉलिड सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अगर सॉलिड डिफरेंट मीडियम में अगर डिजोल्व है तो उसके बेसिस पर हम डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। अगर वाटर के अंदर डिजोल्व है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसोल या एक्वासोल। अगर अल्कोहल में है तो अल्कोसोल, अगर बेंजीन में है तो बेंजोसोल, और अगर एयर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेफाइट के सोल के बेसिस पर डिफरेंट नेम गिवन है। क्या नाम है कि अगर ग्रेफाइट अगर यहाँ पे वाटर में डिजोल्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वाडेग। और अगर ग्रेफाइट ऑयल में डिजोल्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल डेग। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन के बेसिस पर दो तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्या, लायोफिलिक कोलॉइड, और एक होता है लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड मींस यहाँ पे सॉल्यूट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत बढ़िया इंट्रैक्शन होता है, बहुत बढ़िया अट्रैक्शन होता है, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ घुलना पसंद करते हैं, राइट, यानी सॉल्वेंट लविंग होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट लविंग होता है लायोफिलिक के अंदर, और लायोफोबिक के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट हेटिंग होता है, सॉल्वेंट को पसंद नहीं करते तो इजीली वो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। तो जब हम लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूट का इजीली मिक्सअप हो जाना उसकी स्टेबिलिटी को बताता है कि अगर इजीली मिक्सअप हो रहा है यानी जो सॉल्यूट है जो आप डिजोल्व करना चाह रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है मिलाने के बाद, राइट। तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी जब इजीली वो मिल रहे हैं, राइट। अगर वो इजीली मिल रहे हैं तो उनको बनाना आसान होगा, उनको सेपरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, वो इजीली सेपरेट आउट नहीं होंगे, इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बट लायोफोबिक कोलॉइड क्या होगा, लायोफोबिक वो आपस में मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको मिक्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वो मिक्सअप हो जाएंगे उनको सेपरेट करना भी बहुत इजी होगा क्योंकि उनके बीच में मन मुटाव है, वो आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते, तो उनका छोटी से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड मींस लिक्विड लविंग, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या है, बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है, ये आपस में मिक्सअप होना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड या इंट्रिंसिक कोलॉइड। द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ग्रेट एफिनिटी, यानी उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है फॉर द डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड। दिस सॉल्यूशन आर इजिली फॉर्म बिकॉज उनके बीच में इंट्रैक्शन बेटर है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, इसलिए उनको इजिली बनाया जा सकता है, और वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल नेचर मीन्स क्या हुआ, आपने बना दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद उनको मिलाना वापस से आसान होगा, राइट। इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। इन केस में वाटर एक्ट एज, अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखें, एग्जाम्पल क्या है लायोफिलिक कोलॉइड्स के, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एग, एल्बुमिन, रबर आर द एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड सॉल्वेंट हेटिंग, एक्सट्रिंसिक कोलॉइड जिसको बोलते हैं द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी, कोई अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड। ऐसे कोलॉइड को बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम है तो इजीली ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दीज आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड अंडर अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय, या तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए तो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, या हीट कर दीजिए तो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, या शेक कर दीजिए तो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, हैंस आर नॉट स्टेबल। ठीक है, एक बार प्रेसिपिटेट हो गए, सेपरेट हो गए, पहले से मन मुटाव था, साथ नहीं रहना चाहते थे, एक बार सेपरेट हो गए तो वापस से डिवोर्स के बाद वो वापस से साथ में आना नहीं चाहेंगे। वंस प्रेसिपिटेटेड दे डू नॉट गिव बैक द कोलॉइडल सोल बाय सिंपल एडिशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बहुत जतन हमें करने पड़ेंगे दोनों को साथ रखने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, एक बार अलग हो गए तो वापस से वो साथ में आना उनका मुश्किल होगा, तो वो इरिवर्सिबल कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
इस यहाँ पे अगर हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ता है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, अदरवाइज वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। इन केस द डिस्पर्सिव मीडियम इज वाटर, लायोफोबिक कॉलेट कहलाता है। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लायोफिलिक कॉलेट कौन सा है, लायोफोबिक कॉलेट कौन सा है, ठीक है। तो लायोफिलिक क्या है, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एग एल्बुमिन और रबर एक्सेट्रा। और लायोफोबिक कौन है, मेटल के सॉल लायोफोबिक होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड लायोफोबिक होते हैं, मेटल सल्फाइड लायोफोबिक होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल, लायोफिलिक सोल मोर स्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं कि लायोफिलिक सोल मोर स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक सोल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या है, लायोफिलिक सोल तो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे लायोफिलिक सोल बनाते हैं तो जो डिस्पर्स फेज होता है यानी जो सॉल्यूट होता है उसके चारों तरफ क्या करता है, सॉल्वेंट एक लेयर बना लेता है, ठीक है, लेयर बना लेगा तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है उसके चारों तरफ सॉल्वेंट की लेयर है, चारों तरफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है। बट लायोफोबिक में क्या होता है, वहाँ पे लेयर इजीली नहीं बनती है, यार लेयर नहीं बनती है, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा कि देखिएगा, लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल, द एडिशनली स्टेबिलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एनवलप ऑफ द सॉल्वेंट लेयर अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल। तो लायोफिलिक सॉलिड में क्या होता है, एक सॉल्वेंट की लेयर होती है, एनवलप होता है, राइट। द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन टू कोगुलेट द हाइड। अब देखिएगा कि अगर मुझे लायोफोबिक सॉलिड कॉलेट को प्रेसिपिटेट करना है तो वाटर के साथ तो इंट्रैक्शन कोई खास है नहीं, लायोफोबिक है, सॉल्वेंट के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पर उसको प्रेसिपिटेट करना है, तो क्या होगा, जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, अगर मुझे इसको प्रेसिपिटेट करना है तो क्या होगा, इसके सॉल्यूट को पार्टिकल को पास ले आइए, पास ले आएंगे तो एग्रीगेशन बने, एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी एग्रीगेट होंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो किसके केस में, लायोफोबिक के केस में। अब लायोफिलिक के केस में क्या है, वहाँ पे पार्टिकल दूर दूर भी हैं, प्लस उसके चारों तरफ क्या है, एक सॉल्वेंट की लेयर है, तो सॉल्वेंट की लेयर को मुझे हटाना पड़ेगा अगर इन दोनों को एक साथ अटैच करना है तो, ठीक है। तो अगर मुझे लायोफिलिक कॉलेट को प्रेसिपिटेट करना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट नहीं होता है प्रेसिपिटेशन के लिए, वहाँ पे हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लगाना पड़ता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि क्यों इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जरूरी होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोलाइट भी रिक्वायर्ड होता है लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस क्या क्या है, बहुत इजी डिफरेंस है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिपरेशन, तो यहाँ पे लायोफिलिक सोल का प्रिपरेशन क्या है, बहुत इजी है, डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं, बट लायोफोबिक सोल को यहाँ पे बनाना इजी नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबल नेचर, जो लायोफिलिक सोल होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और लायोफोबिक इरिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें, चलिए ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करें, लायोफिलिक सोल स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक सोल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको लायोफिलिक को प्रेसिपिटेट करना है तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन जो उसका है, जो एफिनिटी है, जो वहाँ पे तालमेल है उसका सॉल्वेंट के साथ, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, ऐसे ही वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, लायोफोबिक सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चार्ज की बात करें, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, बट यहाँ पे लायोफोबिक कॉलेट में स्पेसिफिक चार्ज होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, चार्ज के बेसिस पर किस तरीके से सेपरेट करते हैं। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव सॉल चार्ज के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सॉल एंड नेगेटिव सॉल। आपको एग्जांपल पता होना चाहिए पॉजिटिव सॉल क्या क्या होते हैं और नेगेटिव सॉल क्या क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव सॉल में आते हैं, SnO2, TiO2, Fe2O3, AlOH होल थ्राइस, यानी मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव सोल का एग्जांपल होता है। बेसिक डाई, मिथाइलिन ब्लू, विस्का मार्क ब्राउन, ये क्या है, डाई है जो यहाँ पे पॉजिटिव सोल का एग्जांपल है। इसके अलावा ब्लड भी आपको यहाँ पर NCERT में मिलेगा जो पॉजिटिव सोल होता है, ठीक है, सॉरी ब्लड यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव सोल की बात करें, नेगेटिव सोल क्या होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव किसके बेसिस पे, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। तो नेगेटिव सोल कौन से, मेटल सोल, मेटल सल्फाइड सोल, एसिडिक डाई, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मेटल सोल, मेटल सल्फाइड सोल कैसे होते हैं, नेगेटिव सोल होते हैं। उसके अलावा क्ले, चारकोल, लेटेक्स रबर, डस्ट पार्टिकल इन वाटर, स्टार्च, कार्बन पार्टिकल इन स्मोक, गम, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव सोल होते हैं। तो अभी जो मेन हमें चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है
कि यहाँ पर लायोफिलिक कोलेट कौन कौन होते हैं, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एग, एल्बुमिन, रबर एक्सेट्रा। और यहाँ पे लायोफोबिक सॉल्ट क्या क्या होते हैं, मेटल सॉल्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड, ये सब कैसे होते हैं, यहाँ पर लायोफोबिक होते हैं। पॉजिटिव सॉल्ट कौन कौन से हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और उसके अलावा बेसिक डाई, ब्लड, हीमोग्लोबिन। और नेगेटिव सॉल्ट कौन कौन है, मेटल सॉल्ट, मेटल सल्फाइड सॉल्ट, ये कैसे होते हैं, नेगेटिव सॉल्ट होते हैं। ठीक है। अदर टाइप ऑफ कोलेट, तीन तरह के दूसरे कोलेट की हम बात करेंगे यहाँ पे, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलेट्स। तो मल्टीमोलिकुलर कोलेट क्या होंगे कि अगर हमें कोलेडल सॉल्यूशन बनाना है तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज होनी चाहिए 1 to 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और कोलेडल डायमेंशन में आ जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, सोल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो मल्टीमोलिकुलर कोलेट्स क्या होंगे, द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ अ एग्रीगेट ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल, साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटी साइज थी तो वो क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए। इसका एग्जांपल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, क्या है, सोल ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर मॉलिक्यूल। ये किसका एग्जांपल होता है, मल्टी मॉलिकुलर कोलेट, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल वहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, कोलेडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैक्रोमोलिकुलर कोलेट्स की बात करें, इसमें अकेला ही खुद इतनी बड़ी साइज का होता है जो कोलेडल रेंज के लिए सफिशिएंट होता है। द पार्टिकल ऑफ द dispersed phase are sufficiently big in size to be colloidal dimension. These macromolecular forming the dispersed phase are generally polymer having very high molecular mass. These colloids are quite stable and resemble true solution in many respect. एग्जाम्पल याद रखें, स्टार सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, ये सब क्या है, यहाँ पर मैक्रोमोलिकुलर कोलेट का एग्जाम्पल है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलेट, मिसेल। ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देखा था, एक छोटा सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ पे हम एसोसिएटेड कोलेट की बात करते हैं। मिसेल क्या होते हैं कि एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो नॉर्मल लो कंसनट्रेशन पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करते हैं। ये जो एसोसिएटेड कोलेट होते हैं वो लो कंसनट्रेशन पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कंसनट्रेशन में मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, कोलेडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर द सब्सटेंस which behave as normal strong electrolyte at low concentration but behave as colloidal particle at high concentration। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ये एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं बट यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। दीज एसोसिएटेड पार्टिकल आर ऑल्सो नोन एज मिसेल। तो सोप का इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है। तो मिसेल कैसे बनती है, क्या बनती है वो देख लेते हैं। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट है कि यहाँ पे द फॉर्मेशन मिसेल, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे मिसेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोफोबिक चेन, यहाँ पे दो तरह का जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है और एक यहाँ पे पोलर पार्ट होता है। एक नॉन पोलर पार्ट होता है, एक पोलर पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन का चेन होगा, यूजुअली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन, यानी हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, राइट। ये नॉन पोलर है, ये पोलर पार्ट है। तो नॉन पोलर पार्ट जितना बड़ा होगा उतना कम कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा मिसेल फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पर बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल बेस की। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा उसका कंसंट्रेशन, यहाँ पे मिसेल का कंसंट्रेशन, मिसेल फॉर्मेशन के लिए कंसंट्रेशन उतना ही कम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कोई हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया RCOONA, जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हाइड्रोकार्बन चेन और COO-, ठीक है, पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट और ये पोलर पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में किस तरीके से रहता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो दूर की तरफ होता है और जो नॉन पोलर पार्ट है, जो पोलर पार्ट है वो वाटर में यहाँ पर इस तरीके से रहता है। ठीक है। ठीक, ये हमने बात की लो कंसंट्रेशन पे। अब जब हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, इस पार्ट को वाटर के अंदर खींच लिया जाता है, राइट। और यहाँ पर इसका एग्रीगेशन इस तरीके से होता है कि जो नॉन पोलर पार्ट है
यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया जाता है जिसमें नॉन पोलर पार्ट है वो स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है और जो पोलर पार्ट है वो सेंटर से बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन पोलर पार्ट है वो सेंटर की तरफ है, जो जिगजैग आपको लाइन दिख रही है वो नॉन पोलर पार्ट की है, वो सेंटर की तरफ रहेगा और जो पोलर पार्ट होगा वो बाहर की तरफ रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेशन ऑफ RCO माइनस आपको यहाँ पर ये दे रखा है डायग्राम में, इसके एग्जांपल देख लें कौन कौन मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम स्टेट फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखें, C17H35CONA सॉल्व कर लिए दे रखा है। सोडियम स्टेट क्या है यहाँ पर, इसको लिख लें कितना, C12H25SO4Na। तो ये क्या है यहाँ पे, सोडियम लोरेल सल्फेट, सिटाइल ट्राइमेटाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फॉर्मूला भी आपको पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इंक्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड। कॉलोइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम दो तरीके के मेथड की बात करते हैं, कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं डिस्पर्जन मेथड से अभी तक पूछे गए हैं, कंडेंसेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। तो कंडेंसेशन मेथड में कौन कौन से मेथड है, केमिकल मेथड आता है और फिजिकल मेथड आता है, ठीक है। केमिकल मेथड में जो मेथड है वो है डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड एंड हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को आपस में मिला देंगे और वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आयन के एक्सचेंज के थ्रू। एग्जांपल आपको गिवन है, आर्सेनस ऑक्साइड का सॉल्यूशन था और H2S का सॉल्यूशन था, दोनों को मिलाया तो आर्सेनस सल्फाइड का यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, SO2 को H2S के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या था, -2, तो यहाँ पे H2S में से क्या बन गया, ये सल्फर का सॉल्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। वैसे ही H2S को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर सल्फर का सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन के थ्रू यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है देख लेते हैं। यहाँ पे हमने AuCl3 गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या था, +3, तो इसको एल्डिहाइड और वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे गोल्ड का सोल बन गया है, ठीक है। तो ये +3 से 0 में आ गया, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। गोल्ड के सोल को क्या बोलते हैं, पर्पल ऑफ केसियस, बिल्कुल आप नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। FeCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल आपको बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये तो क्या थे केमिकल मेथड इन कंडेंसेशन मेथड के अंदर। नेक्स्ट फिजिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि सपोज किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट अभी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे सॉल्यूबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पर मिलाते हैं। ये दोनों सॉल्वेंट आपस में मिसिबल है बट सॉल्यूट मिसिबल नहीं है। इसको हम कैसे समझाएं कि सपोज यहाँ पे हमने X को इस सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, सपोज वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या मिलाता हूँ, एल्कोहल मिला देता हूँ, ठीक है। ये इस एल्कोहल को मैंने इस वाटर के अंदर मिला दिया। अब वाटर और एल्कोहल दोनों आपस में मिसिबल होंगे बट ये X एल्कोहल में इमिसिबल होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, X को वाटर में डाला और इनका सॉल्यूशन बना लिया। अब इसके अंदर एल्कोहल मिला रहे हैं, एल्कोहल और वाटर आपस दोनों में मिसिबल हैं बट X एल्कोहल में मिसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, X का सोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज मिसिबल, सॉल्यूट X इनसॉल्युबल है बट वाटर और एल्कोहल मिसिबल है, देन कोलोइडल सॉल्ट इज ऑब्टेन। एग्जांपल गिवन है, solution of sulfur in alcohol is poured in excess of water, a colloidal salt of sulfur is obtained, ठीक है। phenolphthalein का भी एग्जांपल गिवन है, solution of phenolphthalein in alcohol is poured in excess of water, white salt of phenolphthalein is obtained. phenolphthalein I2 sulfur salt can be prepared by this method, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेसिव कूलिंग बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी कुछ एग्जांपल है, हालांकि हमारे लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिंग आर्क मेथड। तो इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिंग आर्क मेथड में क्या करते हैं, जिसका भी आपको सोल बनाना है उसकी रोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्पर्जन मीडियम में डिप करते हैं और बाहर से यहाँ पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। हाई पोटेंशियल से क्या होगा, यहाँ पे जो रोड आपने डाल रखी है वो वेपोराइज होती है। इसके चारों तरफ आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आइस पुट कर रखा है। आइस के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होगा, जो वेपर है वो कंडेंस होके
सॉल की फॉर्म में आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि किस किस का यहाँ पे ब्रेडिंग आर्क मेथड के थ्रू या इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे सॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वो एग्जांपल ध्यान रखें, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, लेड, इनका हम यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ में लिया जाता है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टाइजेशन मेथड की। पेप्टाइजेशन मेथड क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी में हम पेप्टाइजेशन मेथड की बात करें तो पेप्टाइजेशन मेथड का यूज़ में लेते हैं जब हम फ्रेश प्रेसिपिटेट को फर्दर सॉल्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई रिपीट, फ्रेश प्रेसिपिटेट को जब हम सॉल्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पेप्टाइजेशन मेथड यूज़ में लिया जाता है। अब यहाँ से आपको ये थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी कि हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व की क्यों बात कर रहे थे। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है कि जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। ठीक है, अब सॉल्व अपनी नेचर के बेसिस पे या तो पॉजिटिव आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा या नेगेटिव आयन को, दोनों में से किसी एक, दोनों को नहीं करेगा, दोनों में से किसी एक आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारे सॉल्व के पार्टिकल हैं वो पर्टिकुलर चार्ज अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो सपोज यहाँ पे सॉल्व ने पॉजिटिव चार्ज अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे सॉल्व का हर पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर देगा। तो यहाँ पे हर पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये पार्टिकल अगेन दूर चले जाते हैं और वापस से वो किसमें, अलग अलग पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर एज अ डिस्पर्स फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या है द टर्म, चलिए ये फर्स्ट पॉइंट हमारे काम का नहीं है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पज, यहाँ पे क्या है, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज टू ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, कब यूज में लिया जाता है, टू कन्वर्ट फ्रेश प्रेसिपिटेट। ठीक है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा आयन एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, उसके लिए भी लॉजिक है। ठीक है, तो जो एक्सेस में आयन होता है वो कॉमन आयन यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। कौन सा आयन, कॉमन आयन, और जो एक्सेस में होगा वही। ठीक है, तो एग्जांपल देख लें कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे सॉल्व बनाना चाह रहे हैं तो वो कौन से आयन को एब्जॉर्ब करेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फेरिक क्लोराइड है, उससे हमने क्या किया यहाँ पे कि व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड शेकन विद FeCl3, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को FeCl3 के प्रेजेंस में आप शेक कर रहे हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और FeCl3 दोनों में आप देख लीजिए कॉमन आयन कौन है, Fe3+, तो ये क्या करेगा, Fe3+ को एब्जॉर्ब करेगा और कैसा सॉल्व बनेगा, पॉजिटिव सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड SnO2 ट्रीटमेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर्म अ स्टेबल कोलेट। अब देखिएगा डाइल्यूट HCl क्या करेगा, यहाँ पर SnO2 के साथ रिएक्शन करके SN4+ और HCl H2O बनाएगा। अब ये SN4+ को कौन एब्जॉर्ब करेगा, SnO2 के जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे और पॉजिटिव सॉल्व का फॉर्मेशन करेंगे। वैसे ही AgCl फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सॉल्ट बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। तो AgCl को जब आप HCl की प्रेजेंस में शेक करेंगे तो वो क्या करेगा, Cl-, कॉमन आयन कौन है, AgCl और HCl में Cl-, तो वो Cl- को एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, चलिए वो आगे हम बताएंगे आपको, आगे टॉपिक है उसमें आपको वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। अब जब हम कोलोइडल सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे इम्प्यूरिटी रह जाती है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट भी रह जाती है और दूसरी इम्प्यूरिटी भी रह जाती है। तो उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ये दो तरीके मोस्टली आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमने सॉल्ट बनाया है उसको एक बैग में फिल करके हम वाटर टैंक पे लटका देते हैं। सेलोफोन बैग होता है उसमें हम फिल करके वाटर टैंक के अंदर लटका देते हैं और वाटर का वहाँ पे फ्लो करते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों वहाँ पे फैसिलिटी लेती है। तो इनफ्लो के लिए ये है और आउटफ्लो के लिए आउटगोइंग यहाँ पर वाटर का ये है। तो जो वाटर में सोल्यूबल इम्प्यूरिटी होती है वो वाटर के साथ यहाँ पे डिजोल्व होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिंपल डायलिसिस हुआ। ठीक है, सेकेंड अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस की। अब यहाँ पे अगर आप इस बैग के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दो, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाहर निकलेंगे और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो जो आयंस होते हैं जो यहाँ पे कोलोइडल सॉल्ट की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा अभी हमने बताया पेप्टाइजेशन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर चार्ज एड्जॉर्ब कर देता है, वही उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम लंबे टाइम तक यहाँ पे प्रोसेस करते हैं तो जो चार्ज होता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो भी बाहर निकल जाता है, तो ये सॉल्ट को अनस्टेबल भी कर सकता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द डायलिसिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब डायलिसिस में ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी डायलिसिस के थ्रू ही किया जाता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो आर्टिफिशियल डायलिसिस के थ्रू ही ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। इन केस ऑफ किडनी फेलर ब्लड कैन नॉट बी प्यूरिफाई। अंडर सच कंडीशन द ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम डिजोल्व टॉक्सिक इम्प्योरिटी बाय डायलिसिस एंड री इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसकी पोर साइज को बहुत छोटा कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के थ्रू। कोलोइडल सॉल्ट आर प्यूरिफाइड बाय कैरिंग आउट filtering through special type of graded filter paper called ultra filters. These filter paper allow only the electrolyte to pass through. These filter paper are made by particular pore size by impregnating with colloidal solution of subsequent hardness by soaking in formaldehyde कोलोडियन, जिसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड की बात करें, हेटेरोजेनस कैरेक्टर, यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स दो डिफरेंट फेज होती है। विजिबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, कोलोइडल, यस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जो आप सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कोलोइडल प्रॉपर्टी किसके थ्रू, कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू शो होती है। नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, ये चीज़ें बिल्कुल पूछी जाती है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट बीम पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं और वहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देख लेते हैं। When a strong beam of light is passed through a colloidal salt placed in a dark place, the path of the beam get illuminated. This phenomena is called Tyndall effect, which is due to scattering of light by colloidal particles. The illuminated path of beam is called Tyndall कोन। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का नीला कलर टिंडल इफेक्ट की वजह से। कॉमेट्स की टेल भी आपको इसकी वजह से ही दिखती है। लाइट थ्रू मूवीज़ देखने आप ज़रूर गए होंगे, अकेले गए होंगे, फैमिली के साथ गए होंगे, कैसे ना कभी आप मूवी देखने गए होंगे। तो वहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखें तो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है वहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स उस लाइट में नज़र आते हैं, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होते हैं। और घर में भी अगर आप देखें, अंधेरे कमरे में बैठे हों, बाहर से किसी एक होल से धूप आ रही हो तो वहाँ पे उस धूप में भी आपको क्या करेंगे, पार्टिकल्स नज़र आते हैं, वो भी किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल है कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल वो रैंडमली मूव करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो और क्या होते हैं, रैंडमली मूव जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इस ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही कोलोइडल पार्टिकल क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब पार्टिकल की साइज जितना छोटा होगा उसका ब्राउनियन मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी और उसका वहाँ पे मोबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो अगर हम बात करें साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल का अकॉर्डिंग मोबिलिटी, यहाँ पे जितनी छोटी साइज है मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी छोटी साइज है मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा और विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। और मोबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कैसे, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। जितना कम टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी कम और मोबिलिटी उतनी कम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी होगी। फैक्टर अफेक्टिंग ब्राउनियन मूवमेंट, कौन कौन से फैक्टर ब्राउनियन मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। इफ पार्टिकल इज लार्जर देन ब्राउनियन मूवमेंट बिकम लेस, पार्टिकल की साइज बड़ी होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाएगी। ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट भी बढ़ती है। ब्राउनियन मूवमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होती और बहुत टाइम तक वैसे की वैसी रहती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल पे क्या चार्ज है वो आप देख सकते हैं। कैसे देखते हैं कि हम यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब लेते हैं, उसमें बोथ साइड इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगा के आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ठीक है, अब एक होता है एनोड, एक होगा कैथोड। यहाँ पर जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड जो होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट है। जो पॉजिटिव आयन होगा वो किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं यानी उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसका मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या पॉइंट है, the existence of charge on the colloidal particle is confirmed by electrophoresis experiment. When potential is applied across two platinum electrode dipping in the colloidal solution, the colloidal particle move towards one of other electrode. The movement of colloidal particle and the applied electric potential is called electrophoresis. Positive charge particle move towards cathode, negative charge particle move towards anode. Depending on the direction of movement of the particle towards cathode or anode, electrophoresis can be called cataphoresis or anaphoresis. अगर कैटायन मूव करेगा तो कैटाफोरेसिस और अगर एनायन मूव करेगा तो एनाफोरेसिस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पता लगा कि यहाँ पे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये FeOH होल थ्राइस है एंड AlOH होल थ्राइस, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होंगे, मेटल सल्फाइड नेगेटिव सोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल पे किस तरीके से चार्ज आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉमन आयन होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है। तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन। तो FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, सॉल्यूशन में Fe3+ को एब्जॉर्ब करेगा। जो एक्सेस में होगा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर Fe3+ एक्सेस में तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और अगर OH- एक्सेस में तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जिसे एब्जॉर्ब किया जाएगा उसके बेसिस पे चार्ज। तो Fe3+ को एब्जॉर्ब किया गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सोल पर। आर्सेनेस सल्फाइड कोलोइड सोल ऑब्टेन व्हेन आर्सेनस ऑक्साइड इज सैचुरेटेड विद H2S। तो आर्सेनस ऑक्साइड H2S से सैचुरेट करेंगे तो आर्सेनस सल्फाइड बनेगा। ये सल्फाइड आयन को एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव सोल यहाँ पे बन जाएगा। AgI और AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, AgI और AgNO3 की रिएक्शन से क्या बनेगा, AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसमें देख लें कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि AgNO3 प्लस KI इनकी रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन से क्या बनेगा, AgI का सोल बनेगा प्लस KNO3 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे AgI का सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, वो हमें कैसे पता लगेगा। अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो सोल का चार्ज होता है वो किसके बेसिस पर, कौन सा आयन एड्जॉर्ब हो रहा है उस पर बेसिस पर डिपेंड करता है। अब कौन सा आयन एड्जॉर्ब होगा, या तो जो भी कॉमन आयन होता है वही एड्जॉर्ब होता है, या तो Ag+ एड्जॉर्ब होगा या I- एड्जॉर्ब होगा। अब इसका पता आप कैसे लाएंगे कि कौन सा चार्ज यहाँ पे उस पे सोल पे जनरेट होगा। तो उसके लिए एग्जांपल देते हैं AgNO3 प्लस KI, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो सपोज AgNO3 है 0.1 मोलर 10 ml और KI भी है 0.1 मोलर 20 ml। तो कितना मिलीमोल है ये, 1 मिलीमोल, और ये क्या है, 2 मिलीमोल। तो अभी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें यहाँ पे KI एक्सेस रिएजेंट है और AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो AgNO3 हो जाएगा ख़त्म, तो क्या बनेगा यहाँ पर AgI प्लस KNO3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, KI भी बचेगा, कितना, 1 मिलीमोल। ठीक है, अब यहाँ पे AgI में Ag+ है I- है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन आयन क्या होगा, या तो Ag+ होगा या I-। तो सॉल्यूशन में से या तो ये Ag+ को एब्जॉर्ब करेगा या I- को। अब क्या सॉल्यूशन में Ag+ बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, I- को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि I- क्या है यहाँ पे एक्सेस में। तो AgI पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव सोल यहाँ पे बन जाएगा। अब एक और कंडीशन हम ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, AgNO3 प्लस KI। तो AgNO3 0.1 मोलर 20 ml है और KI 0.1 मोलर 10 ml है। तो ये 2 मिलीमोल और ये 1 मिलीमोल। ठीक है, अब ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 1 मिलीमोल। क्या बन जाएगा यहाँ पर,
AgI प्लस KNO3। तो अब AgI किसको एब्जॉर्ब करेगा, Ag प्लस को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कॉमन आयन होगा, जो एक्सेस में कॉमन आयन होता है वही यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है चार्ज ऑन द कोलिडर पार्टिकल मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये दो रीजन ये भी हैं, बट ये हमें जनरली पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डबल लेयर की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या कोलिडर पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ पे सपोज Ag प्लस को एब्जॉर्ब किया तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिडर पार्टिकल था, उसने किसी आयन को एब्जॉर्ब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो भी नेगेटिव आयन है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उस पर एक और लेयर आ जाएगी। तो जो फर्स्ट लेयर होगी वो फिक्स लेयर होगी क्योंकि वो टाइटली हेल्ड होगी। सेकंड लेयर होगी वो डिफ्यूज लेयर होगी, क्यों, क्योंकि वो रिमूव हो सकती है, वापस से आ सकती है, रिमूव हो सकती है, वापस से आ सकती है। तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है वो फिक्स लेयर होती है, और जो सेकंड लेयर होती है वो डिफ्यूज या मोबाइल लेयर होती है। अब इन दो लेयर की वजह से दो डिफरेंट चार्ज आ रहे हैं, दो डिफरेंट चार्ज आने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीटा पोटेंशियल। राइट, यहाँ पर कहीं आपको दे रखा होगा विच इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन क्या है, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन ही है। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन क्या होता है, पहले वो बात करें कि जब हम यहाँ पे कोलिडर सॉल्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे किसकी बात करें, लायोफोबिक सॉल्ट की। ठीक है, तो जब लायोफोबिक सॉल्ट मीन्स यहाँ जो सॉल्वेंट हीटिंग होता है, सॉल्वेंट के लिए कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, तो अगर आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसकी सरफेस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज या जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कि सपोज किसी सॉल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, इस पर भी इसके सभी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl क्या करेगा, इसके Cl माइनस इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसके भी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी इस पे चार्ज जीरो हो गया, इस पे चार्ज जीरो हो गया, दोनों के बीच में रिपल्शन खत्म हो गया। रिपल्शन खत्म हो गया तो एग्रीगेशन हो जाएगा, और एग्रीगेशन हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो वर्ड हम यूज में ले रहे हैं, फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए कि जो फ्लोकुलेशन है वो हम क्या बोलते हैं, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का हमने छोटा कंसंट्रेशन डाला है, कम कंसंट्रेशन डाला है। एट लो कंसंट्रेशन द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन दैट कैन बी रिवर्स ऑन शेकिंग, वाइल एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन टेक प्लेस। तो हमने कम कंसंट्रेशन लिया है, अभी कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है, उसको हम शेक कर देंगे तो वो अगेन किसमें, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, सॉरी फ्लोकुलेशन। और कोगुलेशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यूज में ले रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलिडर पार्टिकल इनटू इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोगुलेशन। तो कोगुलेशन आपको कब मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन में मिलेगा, उसको फर्दर आप किसमें, सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कोगुलेशन टेक प्लेस एंड सेम कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल शेकिंग। तो फ्लोकुलेशन में आप वहाँ पे सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोगुलेशन में सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट, अगर आपको किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देनी पड़ती है। तो पर लीटर कितना मिनिमम अमाउंट आपको मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट का देना पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। तो मिनिमम मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required to precipitate 1 liter of salt into required to precipitate 1 liter of salt। तो 1 लीटर सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिनिमम मिलीमोल रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल required to causes coagulation of 1 liter of colloidal solution is called कोगुलेशन वैल्यू। तो मिनिमम मिलीमोल 1 लीटर को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कोगुलेशन वैल्यू। अब देखिए सॉल्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, सॉल्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज में लेना पड़ेगा प्रेसिपिटेट करने के लिए, और सॉल्ट का स्टेबिलिटी जितना कम होगा उतना कम इलेक्ट्रोलाइट आपको लगेगा। समझ पा रहे हैं, सॉल्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा प्रेसिपिटेट करने के लिए, और सॉल्ट का स्टेबिलिटी जितना कम है वो उतना ही इजीली, स्टेबिलिटी कम होना मीन्स वो अलग होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी कम है तो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस से,
इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जो भी उस पर चार्ज होता है, जो भी सपोज कोलेरा पार्टिकल पे नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाए, उससे भी आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, एक पॉजिटिव सोल है एक नेगेटिव सोल है, दोनों को मिला दो, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा है, पॉजिटिव चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड नेगेटिव चार्ज आर्सेनस सल्फाइड पार्टिकल कंटेनिंग सॉल्ट ऑन मिक्सिंग गेट प्रेसिपिटेटेड। प्रोलॉन्ग डायलिसिस, लंबे टाइम पर डायलिसिस करते रहिए तो जो सरफेस पे चार्ज था वो भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय बॉइलिंग, जब बॉईल करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, सरफेस पे जो भी चार्ज है वो भी क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा, चार्ज हट जाएगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बाय कूलिंग, कूलिंग कर देंगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ब्राउनियन मूवमेंट कम होता जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मिला के भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। नेगेटिव सोल है तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर देगा, पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब करेगा तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, रिपल्शन खत्म हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर क्या होता है, कोगुलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, कितना कम से कम अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, जितना ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा उतना इस सॉल्ट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो सपोज हम सॉल्ट ले रहे हैं, कोई सॉल्ट लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए, सपोज NaCl और सपोज ये है नेगेटिव सॉल्ट है NaCl और BaCl2, ठीक है, 2 हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए। अब नेगेटिव सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसमें मुझे सपोज 20 मिलीमोल लगे तो इसके 3 मिलीमोल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के मेरे को 3 मोल ही लग रहे हैं, 3 मिलीमोल लग रहे हैं 1 लीटर को प्रेसिपिटेट करने के लिए, और NaCl के 20 मिलीमोल लग रहे हैं। इसका मीन्स क्या है, बेरियम क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट करने की पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तभी तो कम अमाउंट में वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो जितनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। जितना कम अमाउंट आपको यूज़ में लेना पड़ रहा है प्रेसिपिटेट करने के लिए उतनी उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा अमाउंट आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ रहा है प्रेसिपिटेट करने के लिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा उतनी कम उसकी पावर होगी, और जितना कम इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। अब फैक्टर कोगुलेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्ट, लायोफिलिक कोलेट, लायोफोबिक कोलेट। लायोफिलिक इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता है, लायोफोबिक इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट करने के लिए केवल इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। लायोफिलिक को अगर प्रेसिपिटेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आयंस की वजह से। जहाँ पे आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाएगा। तो वीक, अगर आपको एसिड दे रखा है तो उसमें डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन 100% होता है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कोगुलेटिंग वैल्यू अमाउंट कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डी-सुल्ज़र रूल। हार्डी-सुल्ज़र रूल क्या बोलता है कि अगर आप किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, सपोज नेगेटिव सॉल्ट है और पॉजिटिव आयन के थ्रू प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो जिस आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा और कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम। तो यहाँ पे बोला है द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन ग्रेटर इट्स पावर कॉजेज प्रेसिपिटेशन। ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर इट्स पावर कॉजेज प्रेसिपिटेशन। तो जितना ज़्यादा वैलेंसी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो यहाँ पे देखा किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज़्यादा पावर, नेगेटिव चार्ज के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज़्यादा पावर है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव सॉल्ट। प्रोटेक्टिव सॉल्ट क्या होते हैं कि हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लायोफोबिक की स्टेबिलिटी कम होती है। तो लायोफोबिक की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कोलेट को यूज़ में लेते हैं। तो प्रोटेक्टिव कोलेट क्या होते हैं, एक तरीके से लायोफिलिक सॉल्ट ही होते हैं,
उसको हम क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल के अंदर मिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल का जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, सॉल्वेंट लविंग होती है। सॉल्वेंट के साथ इसका इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। डेफिनेशन देख लें, लायोफिलिक कोलॉइड सोल आर मच मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड सोल। दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड सोल विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड इट एंड thus prevent it from forming associated colloid. Lyophobic salt easily precipitated by addition of small amount of electrolyte. They can be prevented from coagulation by previous addition of lyophilic colloid. ठीक है, तो उनको प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें लायोफिलिक कोलॉइड मिला सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा किसके चारों तरफ, लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल के चारों तरफ। प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलॉइड सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड एंड लायोफिलिक कोलॉइड सॉल्ट इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड मिला रहे हैं। लायोफिलिक कोलॉइड क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है लायोफोबिक के चारों तरफ। ठीक है, तो जो कोलॉइड है जो मिलाया जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोल रहे हैं। तो लायोफिलिक कोलॉइड को हमने क्या बोला, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो एग्जाम्पल दे रखा है, जिलेटिन, सोडियम कैसिनेट, एग एल्बुमिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च, ये सब क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड है, यानी प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। जिलेटिन लायोफिलिक कोलॉइड प्रोटेक्ट गोल्ड सोल कोलॉइड इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर। तो जिलेटिन के थ्रू गोल्ड सोल का जो प्रोटेक्शन है उसको हम गोल्ड नंबर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड नंबर क्या होता है इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो चुका है, गोल्ड नंबर तक हम देख लेते हैं। पहले क्या है कि गोल्ड नंबर क्या है कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, प्रोटेक्टिव कोलॉइड का वो मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम which added to 10 ml of standard gold salt is just sufficient to prevent a color change from red to blue on addition of 1 ml of 10% of sodium chloride solution। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गोल्ड सोल लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलाया मिलीग्राम में। ठीक है, 10 ml यहाँ पे गोल्ड सोल था। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड विच विल बी एडेड इन 10 ml ऑफ गोल्ड सोल टू प्रिवेंट द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl। तो इसका मीन्स क्या है, अगर हमने यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड नहीं मिलाया होता तो NaCl मिलाने पे क्या होता है, एक गोल्ड सोल का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलॉइड ने क्या किया, इस गोल्ड सोल के प्रेसिपिटेशन को रोका है। तो यहाँ पर NaCl मिलाने पर अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो इस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का वो जो मिनिमम अमाउंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, गोल्ड नंबर बोल रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्ट ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl। तो 10% 1 ml NaCl मिलाने के बाद भी अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो जो अमाउंट आपने प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिलाया है उसे आप क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब गोल्ड नंबर क्या बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है प्रोटेक्टिव कोलॉइड की। तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की जितनी ज़्यादा अमाउंट आपको मिलानी पड़ रही है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही कम है। गोल्ड नंबर क्या है, जो अमाउंट आप मिला रहे हैं। तो अगर आप अमाउंट कम मिलाएंगे, कम अमाउंट मिलाना पड़ रहा है तो गोल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा अमाउंट मिलाना पड़ रहा है तो गोल्ड नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलाना पड़ रहा है, उस सोल का प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही कम होगा। तो प्रोटेक्टिंग पावर क्या होता है, गोल्ड नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या होगा, वेट ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम इंटू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल इन ml। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड से वो एप्लीकेशन आप देखिएगा, ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। नेक्स्ट इमल्शन और डिमल्सिफिकेशन, ये दो चीज़ें और है। एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन क्या होती है उसको एक बार आप रीड आउट कीजिएगा, सारा थियोरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो जो हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री है पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हमने देख लिए हैं, एक तो एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और ये कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने एग्जाम में अपियर होइए, अच्छे से मार्क्स लाइए और अच्छे से पास होइए। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामना है। नमस्कार।